नमस्कार दोस्तों। पैसे के इतिहास के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, पैसा। लेकिन क्या पैसा हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज हमारे वॉलेट में होता है? बिल्कुल नहीं। आज हम मानव व्यापार के उस शानदार सफर को समझेंगे जो टमाटरों की अदला बदली से शुरू होकर आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम तक पहुंचा। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आखिर इंसानी व्यापार जल्दी खराब होने वाले टमाटरों के लेन देन से निकलकर एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम में कैसे बदल गया जहां कागज के टुकड़ों की कीमत सोने से तय होने लगी। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक के बाद एक आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और उनके लाजवाब समाधानों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हजारों साल पहले जब करेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती थी, तब चलता था बार्टर सिस्टम। मान लीजिए आपके पास टमाटर हैं और आपको चावल चाहिए, तो बस टमाटर दीजिए और चावल ले लीजिए। छोटे मोटे लेन देन के लिए तो ये एकदम बढ़िया था। लेकिन जब बात बड़े और लंबे समय के व्यापार की आई तो ये सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया। क्यों? क्योंकि टमाटर या चावल जैसी चीजें तो कुछ दिनों में ही खराब हो जाती है ना। इन्हें आप भविष्य के लिए सहेज कर नहीं रख सकते। इसी परेशानी को दूर करने के लिए हमारे प्राचीन व्यापारियों ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। मूल्यवान धातुएं, सोना, चांदी और तांबा जैसे मेटल्स जो कभी खराब नहीं होते। इन धातुओं को आप कितने भी सालों तक सुरक्षित रख सकते थे और जरूरत पड़ने पर इन्हें देकर अपनी मनचाही चीज ले सकते थे। अब धातुओं का इस्तेमाल शुरू करना एक बहुत बड़ा कदम तो था, लेकिन इसमें भी एक पेंच था। हर बार लेन देन करते समय सोने या चांदी का वजन तौलना, उसकी शुद्धता चेक करना, यह अपने आप में एक नया सिरदर्द बन गया। इस अगली लॉजिस्टिकल परेशानी को दूर करने का पूरा श्रेय जाता है लीडिया साम्राज्य को। उन्होंने क्या किया? कच्चे सोने और चांदी को एक स्टैंडर्ड आकार दे दिया, जिन्हें आज हम सिक्के कहते हैं। इन सर्टिफाइड सिक्कों के आने से रोजमर्रा का व्यापार और लेन देन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसान और तेज हो गया। एक तरह से ये एक रियल गेम चेंजर था। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि सिक्कों ने एक बड़ी समस्या तो सुलझा दी, लेकिन साथ ही एक और नई चुनौती भी खड़ी कर दी, वजन और सुरक्षा। सोचिए, जब व्यापारियों को हजारों किलोमीटर लंबे और खतरनाक रास्तों पर यात्रा करनी होती थी, और वो भी बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए, तो इतने भारी सोने चांदी के सिक्कों को साथ ले जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रास्ते में डाकुओं का डर, चोरी का खतरा और उन्हें ढोने का भारी खर्च। सच कहूं तो ये एक ऐसा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था जिसका कोई आसान हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। तो इस खतरे से बचने के लिए व्यापारियों ने एक बहुत ही अनोखा और जुगाड़ू तरीका निकाला। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यापारी को अपना बहुत सारा सोना लेके दिल्ली से मुंबई जाना है। वो क्या करता? वो दिल्ली में ही एक ऐसे भरोसेमंद इंसान को ढूंढता और अपना सारा भारी सोना उसे दे देता। बदले में वो दिल्ली वाला व्यापारी एक कागज पर अपनी मोहर और साइन करके एक रसीद उसे थमा देता। अब हमारा ये व्यापारी बिना किसी भारी सोने के एकदम टेंशन फ्री होकर सुरक्षित मुंबई की यात्रा करता। मुंबई पहुंचकर वो वही मोहर लगा कागज मुंबई के किसी जान पहचान वाले व्यापारी को दिखाता और बिल्कुल उतने ही मूल्य का सोना वहां से ले लेता। क्या यह तरीका कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल। आज का जो हवाला नेटवर्क है ना, वो एकदम इसी प्राचीन इनफॉर्मल सिस्टम पे टिका हुआ है। और पता है, ये जो मोहर और साइन लगा हुआ कागज का टुकड़ा था जिसने रातों रात भारी भरकम सोने की जगह ले ली थी, असल में यही आगे चलकर हमारी आज की करेंसी का बेस बना। आज भी अगर आप अपना वॉलेट खोलकर कोई भी नोट ध्यान से देखें तो उस पर साफ लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये लाइन कोई नई नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर उन्हीं प्राचीन मोहर लगी रसीदों से आई है। ये साफ दिखाता है कि इतिहास में निकाले गए जुगाड़ आज भी हमारी जेबों में मौजूद हैं। लेकिन हाँ, ये जो शुरुआती रसीद सिस्टम था, ये कोई एकदम परफेक्ट नहीं था। इस सिस्टम पूरी तरह से सिर्फ एक इंसान के दूसरे इंसान पर आपसी भरोसे पर चल रहा था। ये काफी बिखरा हुआ था और इसमें कई कमियां थी। कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो थी नहीं, तो वित्तीय धोखाधड़ी यानी फ्रॉड का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। साफ था कि इस अनौपचारिक व्यवस्था को अब एक फॉर्मल और संगठित ढांचे की सख्त जरूरत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। लीडिया के उन पहले सिक्कों से शुरू होकर अब हम सीधे 1154 ईस्वी में चीन की ओर चलते हैं, जहां पैसे का असली मतलब पूरी तरह से बदलने वाला था। और फिर वहां से हम 13वीं सदी के यूरोप तक का सफर तय करेंगे। साल 1154 की बात है। चीन में वानियान लियांग नाम की एक व्यक्ति ने वहां की सरकार के साथ मिलकर एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने इस पूरे रसीद सिस्टम को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड रूप दे दिया
और इसके लिए पहली बार बाकायदा असली बैंक बनाए गए। अब लोग अपना सोना इन बैंकों में जमा करते थे और बदले में बैंकों ने एक ऑफिशियल बैंक नोट जारी करता था। बस व्यापारियों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म। उन्हें अब भारी भरकम सोना लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ इन ऑफिशियल बैंक नोटों के जरिए आराम से और बिना किसी डर के अपना व्यापार कर सकते थे। इसके कुछ समय बाद 13वीं सदी के आसपास मशहूर इटालियन यात्री मार्को पोलो यूरोप से घूमते घूमते चीन पहुंचे। जब उन्होंने चीन में कागज के नोटों से चल रहे इस शानदार और सुव्यवस्थित सिस्टम को देखा तो उनका तो दिमाग ही चकरा गया। वो इससे इतने इम्प्रेस्ड हुए कि वापस लौटकर उन्होंने पूरे यूरोप को इस कागजी मुद्रा यानी पेपर मनी सिस्टम के बारे में बताया। बस फिर क्या था, इसी के बाद पूरे यूरोप में ऑर्गेनाइज बैंकिंग की नींव पड़ी। लोग अपना सोना सुरक्षित रूप से बैंकों में रखने लगे और पाउंड स्टर्लिंग जैसी ऑफिशियल कागजी मुद्राओं का इस्तेमाल करके अपना व्यापार करने लगे। अब यूरोप के इस नए सिस्टम में एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट नियम था। हर कागजी नोट की कीमत सोने के वजन में एकदम फिक्स कर दी गई थी। मिसाल के तौर पर उस समय एक पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू बिल्कुल 7.3 ग्राम सोने के बराबर तय की गई थी, ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इस कागजी मुद्रा का प्रैक्टिकल फायदा असल में कितना विशाल था। जरा इमेजिन कीजिए, अगर किसी की जेब में 150 पाउंड स्टर्लिंग के कागजी नोट रखे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो अपनी जेब में 1 किलोग्राम से भी ज्यादा का सोना लेके घूम रहा है, और वो भी बिना किसी कमर तोड़ भारी बोझ के, बिना किसी लूटपाट के डर के, एकदम 100% सेफ। इस कागजी मुद्रा ने सच में अथाह संपत्ति को इधर उधर ले जाना बच्चों का खेल बना दिया था। और फिर देखते ही देखते ये कागजी व्यवस्था सिर्फ देशों के अंदर ही नहीं रुकी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आग की तरह फैल गई। ग्लोबल व्यापार ने एक जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली। अलग अलग देश अपने अपने कागजी नोटों का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ धड़ल्ले से व्यापार करने लगे। जैसे चीन वाले अपना युआन देकर यूरोप से सामान खरीद सकते थे और यूरोप वाले अपना पाउंड स्टर्लिंग देकर चीन से। किसी को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि व्यापार के आखिर में इन कागजी नोटों को उनके देश के सुरक्षित सोने के भंडार से आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे सिस्टम ने दुनिया को एक बिल्कुल ही नए इकोनॉमिक मॉडल से परिचित कराया, जिसे कहा गया द गोल्ड स्टैंडर्ड। इस नियम के हिसाब से कोई भी देश अपनी मर्जी से धड़ाधड़ कागजी नोट नहीं छाप सकता था। वो केवल उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकता था जितना असली फिजिकल सोना उसके नेशनल रिजर्व यानी खजाने में मौजूद हो। इसका सीधा सा मतलब यह था कि जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होगा, दुनिया भर में उसकी खरीदने की ताकत और उसकी अमीरी उतनी ही ज्यादा होगी। गोल्ड स्टैंडर्ड ने बिना शक पूरी दुनिया के व्यापार को एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद आधार दिया। लेकिन जाते जाते ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी देश की खरीदने की क्षमता पूरी तरह से उसके असली सोने के भंडार तक ही लिमिटेड है, तो क्या होगा अगर कोई देश व्यापार करते करते अपना सारा सोना ही खत्म कर दे? फिर वो ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा कैसे बनेगा? क्या वो कंगाल हो जाएगा? दरअसल इसी एक सवाल ने मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी नींव रखी है, जिसके बारे में हम अपने किसी अगले विश्लेषण में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस मजेदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।